हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स से पीपल एज रिसोर्सेज के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले हम चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं, आज फिर हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, फर्स्ट, व्हाट आर द मेजर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो देखिए हमें मेजर फैक्टर बताने हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि बेरोजगारी के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने 4-5 हेडिंग दी गई हैं। पहले हेडिंग को देखते हैं, इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देखिए, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ रही है। अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलपमेंट हैं इसलिए। नेक्स्ट है स्लो पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, जैसे वो हेल्थ, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर हो या दूसरी कोई भी बिल्डिंग हो, उसको लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी ग्रोथ जो है, उनकी गति काफ़ी स्लो है। इस वजह से ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर लोग ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं इसलिए। और अंडर डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं और कॉटेज इंडस्ट्री हैं वो अंडर डेवलपमेंट है। इस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी जानेंगे हम पूरा डिटेल में। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को पढ़ते हैं हम। आवर पॉपुलेशन हैज़ बीन कंटिन्यूसली राइजिंग, हमारे जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है। अगर रिसेंट की बात करें तो चाइना से भी ऊपर जा चुका है। फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 361 मिलियन इन 1951, ये 1951 की बात है जब पॉपुलेशन कितनी थी, 361 मिलियन थी। इट हैज़ राइजन टू अराउंड 1210, मतलब 0.2 मिलियन इन 2011। 2011 में ये कितनी बढ़ गई, 10.2 मिलियन बढ़कर सामने आई। देखिए कितना ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ यहाँ पर। बट ड्यू टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैव नॉट राइजन एट द सेम पेस। देखिए जिस गति से पॉपुलेशन बढ़ी, इस गति से जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है। तो देखिए सबसे बड़ा फैक्टर है ये रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जिसकी वजह से जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है। अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, देखिए ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड अदर एसेंशियल इनपुट। देखिए किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए, खड़ा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कैपिटल की, पूंजी की ज़रूरत होती है। दूसरे भी ज़रूरी इनपुट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इज़ वेरी लो, और इनकी कमी होने की वजह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हुआ है। सो द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड एनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू द एम्प्लॉयड वर्कर। इसकी वजह से जो एम्प्लॉयड वर्कर हैं उन्हें कम अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है। नेक्स्ट देखिए, स्लो पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। Slow pace of infrastructure growth is one of the major factor responsible for the slow growth of Indian economy। जैसे जैसे ग्रोथ स्लो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ भी काफ़ी स्लो है। ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। जहाँ 4 लोग वहाँ पर काम कर सकते हैं वहीं पर वो 10 लोग काम कर रहे हैं। Even after more than 50 years of independence, more than 60% of our population still depends upon the primary sector for its livelihood। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मतलब 50 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं स्वतंत्रता मिले, उसमें भी जो 60% पॉपुलेशन है वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करती है। अंडर डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखिए अवर रूरल सेक्टर इज फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ डिसगाइज एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए जो रूरल सेक्टर है वो डिसगाइज और सीजनल एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। दिस इज़ ड्यू टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारी कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं उनका डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ है। Illiterate and unhealthy population are a liability for the economy. Justify the statement with a suitable example। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है जो अनपढ़ लोग हैं, अनहेल्दी पॉपुलेशन है,
वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बोझ, लायबिलिटी हम समस्या कह सकते हैं, एक बोझ कह सकते हैं, वो एक बोझ की तरह, एक समस्या की तरह है। इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है कि क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर कुछ रीजंस दिए गए हैं, इस तरह से भी हम पॉइंट बनाकर आंसर लिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है और क्लियरली हम इसको समझ भी पाते हैं। एन अनहेल्दी पर्सन हैज़ लेस प्रोडक्टिविटी दैन अ नॉर्मल पर्सन, दस अर्निंग लेस एंड बिकमिंग ए लाइबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। तो देखिए एक हम एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं, एक हेल्दी पर्सन है और एक अनहेल्दी पर्सन है। तो जो हेल्दी पर्सन है वो देश के लिए, चाहे अपने परिवार के लिए भी, वो ज़्यादा काम कर सकता है एक अनहेल्दी पर्सन की तुलना में। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि जो अनहेल्दी पर्सन होता है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है एक नॉर्मल पर्सन से, और इस तरह से वो क्या बनता है, इकोनॉमी के लिए एक लायबिलिटी बन जाता है। मोर हैज़ to be spent on his medical care, thus utilizing more scarce resources। तो देखिए इस तरह से उसे क्या होता है, वो जितना भी मतलब जिस तरह से भी कमाता है उसका ज़्यादा खर्चा किस पर होता है, मेडिकल केयर पर होता है। इस तरह से वो बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ करता है। सच पीपल बिकम अ लाइबिलिटी बाय मेकिंग द कंट्री पुअरर एंड रिटेड द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। तो देखिए इस तरह से, इस तरह के जो लोग होते हैं जो अनहेल्दी होते हैं और जो अनपढ़ होते हैं वो कंट्री को पुअरर बनाते हैं, और जो देश का डेवलपमेंट है, नेशन का डेवलपमेंट है, उसको कहीं ना कहीं रोकते हैं। इलिटरेट एंड अनहेल्दी पीपल आर अनेबल टू यूज लैंड एंड कैपिटल इफिशेंटली, दस लीडिंग द लेस अर्निंग। तो देखिए जो अनपढ़ लोग होते हैं, अनहेल्दी पर्सन होते हैं, वो लैंड और कैपिटल को सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं, और इस तरह से जो उनकी अर्निंग होती है वो भी कम होती है। लिटरेट पर्सन इज आर जनरली अनसक्सेसफुल इन लाइफ। तो देखिए जो अनपढ़ लोग होते हैं वो अपने जीवन में इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन लिटरेट पर्सन फॉर मैनी एक्टिविटीज़, क्योंकि वो अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं। देयर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इज़ लो, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल होती है वो भी काफ़ी कम होती है। एज दे कैन ओनली बी यूज फॉर मैनुअल जॉब, दस अर्निंग मच लेस देन लिटरेट पर्सन। तो देखिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि उनका जो पोटेंशियल होता है वो काफ़ी लो होता है, इसलिए वो उन्हें जॉब भी ऐसी मिलती है जिससे वो कम अर्निंग कर पाते हैं और वो अनपढ़ लोगों से कम कमा पाते हैं। देयर आर थ्री स्पेशल टाइप ऑफ unemployment in a developing country like India that has large agriculture sector. Can you explain this statement? तो देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है और कहा गया है कि देयर आर थ्री स्पेशल टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तीन तरह के अनएम्प्लॉयमेंट हैं डेवलपिंग कंट्री में। जैसे कि इंडिया की हम बात करें जिसमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो क्या आप इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ऐसा क्यों है? तो चलिए जानते हैं। वेरियस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन इंडिया ड्यू टू डिफरेंट रीज़न। तो देखिए इंडिया जैसे कंट्री में, इंडिया की हम बात करें, कई तरह के यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है और उसके बहुत सारे रीज़न भी होते हैं। तो जानते हैं उसके क्या क्या रीज़न है, कौन कौन से तरीके के यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बताए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले बताया गया है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। द वर्किंग फोर्स इज इन इंडिया इज़ वेरी लार्ज। तो देखिए वर्किंग फोर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। इट वांट्स वर्क बट द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इज अनेबल टू ऑब्जर्व दैम। तो देखिए यहाँ पर वो काम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, उन्हें काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो सब लोगों को जो काम है, वो स्ट्रक्चर है, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। The mismatch of available capital and the size of labor force creates persistent unemployment both agriculture and industry। और यही वजह है, इसी की वजह से क्योंकि जो काम है वो तो कम है, लोग ज़्यादा हैं, इसकी वजह से वो उन्हें पूरी तरह से फिक्स नहीं कर पाते हैं। वी लैक रिसोर्सेज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री टू प्रोवाइड provide employment our labor force. This causes unemployment called the structural unemployment। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है जिससे कि हम एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट कर सकें, इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट कर सकें और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो इस वजह से
जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है और इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अब देखिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। फार्मर इन इंडिया यूज primitive method of production in agriculture due to poverty and lack of ownership rights present in the existing land टेन्यूर सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है जो फार्मर हैं इंडिया में वो क्या यूज़ करते हैं, प्रीमेटिव मेथड यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, यानी कि जो पुराने तौर तरीके हैं एग्रीकल्चर के उनको यूज़ करते हैं। और रीज़न क्या है कि उनके पास वो मतलब इतने ज़्यादा रिच नहीं है, गरीब लोग हैं, और या फिर उनके पास खुद का साधन नहीं है, ये हम कह सकते हैं। इस वजह से वो पुराने मेथड को यूज़ करते हैं। For example, if we use modern method of cultivation, a situation can be created when only 2% of a family can complete the work in the farm instead of 3। तो देखिए यही बात बताई गई है, अगर हम मतलब ऐसे मेथड को यूज़ करें, जो मॉडर्न मेथड है उसको यूज़ करें कल्टीवेशन के लिए, तो सिचुएशन क्या होगी, जहाँ पर एक फैमिली के 3 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर 2 लोगों से ही काम चल सकता है। बट लैक ऑफ modern methods and poverty creates a situation that 3% work when the same work can be performed by 2%। तो देखिए यही कारण है कि सबसे पहले तो वो मॉडर्न मेथड को यूज़ नहीं कर पा रहे गरीबी की वजह से। इस स्थिति की वजह से वहाँ पर 3 लोगों को काम करना पड़ता है 2 लोगों के बजाय। These factors cause disguised unemployment. It can be measured, it can be eradicated by carrying out massive land reform। तो देखिए यही कारण है कि इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है मेजर्ड नहीं किया जा सकता है, मतलब 2 लोगों की जगह 3 लोग भी काम कर रहे हैं, 4 लोग भी काम कर रहे हैं, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और इस तरह से वो जो है इसे आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और मैसिव लैंड रिफॉर्म नहीं हो पा रहा है। अब पढ़ते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट को। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ नॉट अ होल टाइम ऑक्यूपेशन। तो देखिए पूरे टाइम में एग्रीकल्चर में काम नहीं मिल पाता है, इट इज़ सीजनल, ये सीजनल होता है। द कल्टिवेटर्स जनरली ग्रो ओनली 1 क्रॉप इन अ ईयर। जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो साल में केवल एक ही फसल ग्रो करते हैं। एज सच इन द रूरल सेक्टर इन अ लीन सीजन द कल्टिवेटर एंड द हायर्ड एग्रीकल्चर वर्कर्स फाइंड नो वर्क टू डू। तो देखिए ऐसे में जो रूरल सेक्टर है उसमें लीन सीजन में लोगों को काम नहीं मिल पाता है, और जो कल्टिवेटर हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर हायर कर रखी है उन्हें कोई काम नहीं मिल पाता है। द सीजनल कैरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया लीड्स टू सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए इस तरह के जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो इसकी वजह से जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो क्रिएट होता है। डिस्क्राइब 5 अनफेवरेबल इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन ए कंट्री लाइक इंडिया। तो देखिए हमें बताना है कि जो पॉपुलेशन है उसके बढ़ने की वजह से 5 ऐसे फैक्टर बताने हैं जो इंडिया के लिए सही नहीं है, फेवरेबल नहीं है। देखिए सबसे पहले हेडिंग को जानते हैं, 5 फैक्टर्स जानते हैं लिटरेसी, और यहाँ पर बताया गया है नेक्स्ट पोवर्टी, आगे बताया गया अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेन और नेचुरल रिसोर्सेज, आगे बताया फूड स्टोरेज। तो जानते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से कंट्री पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए excessive population growth lead to less education opportunity available for students due to the limit education resources available। तो देखिए जो एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल है वो लिमिटेड हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो अनलिमिटेड है, तो इसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है, वो हर किसी को नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा पोवर्टी। एज फैमिली साइज बिकम लार्जर पुअरर फैमिली ग्रो डीपर इनटू पोवर्टी एज द फैमिली इनकम रिमेन्स द सेम। तो देखिए जो परिवार है जब उसका साइज जो है बढ़ जाता है, जो पुअर फैमिली है वो और ज़्यादा गरीब हो जाती है, और इस तरह से जो इनकम है वो उनकी सेम बनी रहती है।
अनएम्प्लॉयमेंट बात करें तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये भी पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। तो पॉपुलेशन कॉजेज इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पॉपुलेशन की वजह से बढ़ रही है। एज मोर पीपल नीड टू बी एम्प्लॉयड कंपेयर टू द जॉब अवेलेबल, मतलब जितनी जॉब अवेलेबल है उससे ज़्यादा जो है हमारी पॉपुलेशन है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो देखिए पीपल ग्रोथ लीड्स टू एक्सेसिव स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जितने लोग होंगे उतने ज़्यादा ज़रूरतें बढ़ेंगी। सपोज करो ऑक्सीजन कोई ले लेते हैं, जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं और पेड़ कम होते जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम होती जा रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ रही है। तो देखिए जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर इफेक्ट हो रहा है। हम वाटर यूज़ करेंगे, जब अब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वाटर की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो जो इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि वेजिटेशन है, वाटर है, मिनरल्स हैं, उनकी कमी होती चली जा रही है। ठीक है, आगे है फूड, तो कंट्री पे इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता ही है। फूड स्टोरेज की अगर बात करें, हाई पॉपुलेशन कॉज हाइयर प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस मोर beside people not being able to get adequate supply of food। तो देखिए जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी तो एग्रीकल्चर पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसे ज़्यादा फूड को ग्रो करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, क्योंकि उसे फूड की सप्लाई, लोगों को ज़्यादा फूड की ज़रूरत होगी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो इस तरह से जो एग्रीकल्चर है वो प्रेशराइज हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन इंडिस्पेंसिबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, ये मानव पूंजी। ठीक है, इज एन इंडिस्पेंसिबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो एक इंडिस्पेंसिबल प्रोडक्शन है, फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए। इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। ह्यूमन रिसोर्सेज इज द टर्म यूज फॉर पीपल हु constitute the workforce for an organization or country through their existing productive skill and abilities। देखिए जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ एक चीज़ के बैड इफेक्ट होते हैं उनके गुड इफेक्ट भी होते हैं। तो हम पीपल को एज अ रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं, एक पूंजी की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जो पीपल होते हैं, ठीक है, और जो वर्क फोर्स है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और कंट्री के लिए वो एक वर्क फोर्स की तरह भी काम कर सकता है। हम जो लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, स्किल और एबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए। ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ एन इंडिस्पेंसिबल फैक्टर, इसी तरह से जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो एक अनिवार्य, इंडिस्पेंसिबल होता है अनिवार्य, एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। एवरी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नीड लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल एज इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए हम किसी भी प्रोडक्शन को करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास लैंड है, ज़मीन समझ लो हमारे पास है, वो अपने आप ही प्रोडक्टिव हो जाएगी, वो अपने आप ही उत्पादन करने लगेगी, नहीं, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो यही बात बताई गई है कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है एक प्रोडक्शन में। ठीक है, नो प्रोडक्शन एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट ह्यूमन फैक्टर्स, अगर ह्यूमन नहीं है तो कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकती है। इट इज़ ह्यूमन दैट टर्न्स अदर रिसोर्सेज यूजफुल बाय दियर विजडम एंड एंड्योर्स। तो देखिए कोई भी इंसान की बुद्धिमानी की वजह से, उसके लेबर की वजह से ही हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ नॉट ओनली द एसेंशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है जरूरी फैक्टर ही नहीं है प्रोडक्शन के लिए, बट इट इज़ ऑल्सो एक्टिवेट्स अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बल्कि ये क्या करता है, दूसरे प्रोडक्शन के दूसरे फैक्टर्स को एक्टिवेट भी करता है। इट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स दैट ऑपरेट एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, वेदर इट इज़ प्राइमरी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर लाइक ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चर और टर्सरी सेक्टर लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है जो ह्यूमन रिसोर्सेज है यही ऑपरेट करता है हर एक सेक्टर को, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो जैसे कि ऑटोमोबाइल की बात करें, या टर्सरी सेक्टर हो, कोई भी फाइनेंशियल सर्विस हो। नो रिसोर्स ऑन द अर्थ कैन बी यूजफुल और एक्टिवेटेड विदाउट ह्यूमन इंड्योर। सो ह्यूमन
रिसोर्स इज एन इंडिस्पेंसिबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए हम कह सकते हैं कि बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती है, इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो अनिवार्य है किसी भी प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं वो हमें पढ़ना है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहला तो वेस्ट होता है रिसोर्सेज का। ह्यूमन कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में तो मैन पावर और रिसोर्सेज समझो वेस्ट हो रहा है। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द कंट्री टर्न इनटू लायबिलिटी। तो देखिए जो लोग होते हैं ना वो एक प्रॉपर्टी की तरह होते हैं, एक एसेट की तरह होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए, तो इस तरह से वो लायबिलिटी में चेंज हो जाते हैं, एक प्रॉब्लम की तरह वो दिखने लगते हैं जब जो है वो अनएम्प्लॉय होती हैं। देयर इज फीलिंग अ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोजगार होने की वजह से जो यूथ हैं वो निराश हो जाते हैं, होपलेसनेस हो जाते हैं, वो उनकी आशा जो है खो जाती है। पोवर्टी, द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या आती है, गरीबी आती है। पीपल डू नॉट हैव एनफ मनी टू सपोर्ट दियर फैमिली, लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने परिवार को भी चला सकें। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। तो देखिए इस तरह से लोग चाहते भी हैं काम करना लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता है, इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और सोशल वेस्ट होता है, यानी कि गरीबी बढ़ती है। इंक्रीज इन डिपेंडेंट पॉपुलेशन, तो जो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है उनका इंक्रीजमेंट होता चला जा रहा है, उनका इंक्रीमेंट हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड। तो देखिए जो बेरोजगारी है इसकी वजह से जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है उस पर ओवरलोड हो रहा है। द इंडिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। तो देखिए जो हमारी पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड हो रही है और इसकी वजह से जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पर लोड बढ़ रहा है। पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से यानी कि बेरोजगारी होने की वजह से जो पुअर क्वालिटी है लाइफ की वो बढ़ रही है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी इज डाइवर्सली अफेक्टेड। तो देखिए चाहे वो एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करो या सोसाइटी में रहने वाले सभी पर्सन की बात करें तो हर कोई इससे बुरी तरह प्रभावित है। व्हेन अ फैमिली हैज़ टू लिव ऑन द बेयर subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system। तो देखिए जैसे पुअर क्वालिटी है यानी कि पॉवर्टी होने की वजह से जो ये सारी चीज़ें हैं, लाइफ जो है लोगों की बदल रही है, परिवार को जो है बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है और बहुत से लोगों का जो हेल्थ स्टेटस है वो बहुत ही ख़राब है और तो और लोगों को स्कूल से विड्रॉवल भी करना पड़ता है। नेक्स्ट है क्लास स्ट्रगल। अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू हैव्स एंड हैव्स नॉट। तो देखिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सोसाइटी को दो भागों में बांट देता है, एक तो वो होते हैं जो गरीब होते हैं, एक वो होते हैं जो अमीर होते हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज क्लास कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह से जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो खड़े हो जाते हैं। दैट कंपाउंड द प्रॉब्लम ऑफ सोशल टर्मोइल। तो देखिए इसकी वजह से समाज में बहुत सारे भेदभाव खड़े हो जाती हैं। एक्सप्लेन द इनिशिएटिव इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या योजनाएं लागू की, क्या क्या शुरुआत की जिससे कि एलिमेंट्री एजुकेशन को इंडिया में सुधारा जा सके। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की। सर्व शिक्षा अभियान एम एट द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन अ टाइम बाउंड मैनर, मेकिंग इट फ्री
to children between the age of 6 to 14 years with a special emphasis on girls' education. It has been embodied as a right under the Right to Education एजुकेशन एक्ट। तो देखिए ये एक राइट बनाया गया, एक मतलब रूल बनाया गया राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान को चलाया गया। यहाँ पर जो सर्व शिक्षा अभियान है इसे चलाने का मोटिव था गवर्नमेंट का कि जितने भी 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं, स्पेशली गर्ल एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई कि हर कोई स्कूल जा सके और अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसे ग्रहण कर सके। नवोदय विद्यालय मॉडल स्कूल खोले गए। हैज़ बीन ओपन इन ईच डिस्ट्रिक्ट एज आइडियल स्कूल के रूप में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल खोला गया। विच फैसिलिटीज़ एंड मोड मेथड्स कैन बी रिप्लिकेटेड बाय अदर्स स्कूल, मतलब दूसरे स्कूलों से भी उसे अच्छा बनाने की कोशिश की गई। बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें, बहुत सारे तरीके से स्टडीज़ कराई जाती है और ये हर एक स्टेट में जिले वाइज इनको खोला गया। मिड डे मील्स स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव दियर न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो देखिए मिड डे मील स्कीम चलाई गई जिससे जो बच्चों की अटेंडेंस है उसे बढ़ाया जा सके, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आ सकें और जो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसे सुधारा जा सके। ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो देखिए एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो ब्रिज कोर्सेज है और बैक टू स्कूल है इस तरह के कैंप्स चलाए गए। Vocational stream has been developed to enable the large number of high school students to find job in occupation related to knowledge and skill। तो देखिए वोकेशनल स्ट्रीम चलाई गई, जैसे कि हमने देखा कि हाई स्कूल के बाद में हम चूज़ करते हैं कॉमर्स साइड, आर्ट साइड या फिर साइंस साइड। इस तरह के कोर्सेज जो है चलाए गए जिससे कि अपनी स्किल और नॉलेज के हिसाब से आगे जाके एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो देखिए इस तरह से आपके सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई होप आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर से पढ़ ली है। आने वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे और यहाँ पर हम इंग्लिश, ग्रामर और लिटरेचर के सभी टॉपिक क्लियर करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।